अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन टू ऑल। आज हम बात करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा कि लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है। जो बड़े बड़े ग्रेट लिंग्विस्ट हैं उनके नज़दीक लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि लैंग्वेज की खसूसियात क्या हैं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज क्या हैं। तो उनमें से हम चंद एक को पढ़ेंगे। सो बगैर टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। लैंग्वेज के करैक्टरिस्टिक्स में से सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी, कि लैंग्वेज जो है ये बेनियाज है। कैसे बेनियाज है वो हम आगे पढ़ते हैं कि लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी इन द सेंस दैट देयर इज़ नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग्स और द आइडियाज़ कन्वेड बाय देम। सादा सी बात है भाई कि जो हम अल्फाज बोलते हैं ना, इनके और जो इनसे मीनिंग निकलते हैं, जो इनसे मीनिंग कन्वे होते हैं, इन अल्फाज और उन मानी के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, इनके दरमियान कोई वजह नहीं है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारी ज़बान के अंदर एक लफ्ज़ का मतलब कुछ हो और दूसरी ज़बान के अंदर उस लफ्ज़ का मतलब मुख्तलिफ होता है। तो ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं उनसे जो मीनिंग कन्वे हो रहे हैं उनके दरमियान कोई रिलेशन हो। जैसा कि मिसाल आप सुनेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब एक लफ्ज़ है औरत। जब हम उर्दू में इसको बोलते हैं तो हमारे ज़हन में क्या आता है, एक ख़ास बॉडी आ जाती है, यानी फ़ीमेल। और इंग्लिश में जाएँ तो औरत, इसका मतलब कुछ है ही नहीं। उनके नज़दीक ये वाली बॉडी जो हमने औरत कहकर मुराद ली है, इंग्लिश के अंदर अगर ये मुराद लेनी है तो वूमेन कहना पड़ेगा। अब ये कोई किसी को पता नहीं है कि इंग्लिश में वूमेन को वूमन क्यों कहा जाता है और उर्दू में औरत को औरत क्यों कहा जाता है। इसी तरह पर्शियन में जीन और फ्रेंच में फेमिन। अब देखिए मीनिंग एक ही है, यानी एक औरत, एक फ़ीमेल है, एक बॉडी है, एक ख़ास बॉडी है। अब इसका माना मुराद लेने के लिए, इसका मीनिंग मुराद लेने के लिए हमने मुख्तलिफ़ ज़बानों के अल्फाज लिए। उर्दू का लिया, इंग्लिश का लिया, पर्शियन का लिया और फ्रेंच का लिया। अब इन सारी ज़बानों के अंदर एक मीनिंग कन्वे करने के लिए अल्फाज मुख्तलिफ़ हैं। यानी पता ये चला कि अगर कोई ख़ास माना मुराद लेना है तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उस मीनिंग के लिए उस अल्फाज का एक ख़ास लफ्ज़ का होना ज़रूरी है, कोई ख़ास लफ्ज़ होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, जब एक लैंग्वेज के अंदर कोई लफ्ज़ किसी माने के लिए ख़ास हो जाता है तो वो अलग बात है। मैं ओवरऑल तमाम ज़बानों में बात कर रहा हूँ, किसी एक ज़बान की ख़ास बात नहीं की। उसके बाद लैंग्वेज का अगला करैक्टरिस्टिक ये है कि लैंग्वेज इज़ अ सोशल फिनोमिनन, यानी जो हमारी ज़बान है ये इंसानों के साथ ख़ास है। हम इसको माशरे के अंदर ही बोल सकते हैं, एक सोसाइटी में, एक कम्युनिटी में बोल सकते हैं, लेकिन वो सोसाइटी और कम्युनिटी किसी और की नहीं, नॉन ह्यूमन की नहीं, बल्कि इंसानों की होना ज़रूरी है। अब आप यहाँ से जंगल में चले जाएं, जाके जानवरों से अपनी ज़बान में ही बात करना शुरू कर दे तो क्या वो आपकी बात समझ लेंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इंसान के साथ ही बात कर सकता है और इंसानों की ही कम्युनिटी के अंदर रहकर इस ज़बान को इस्तेमाल कर सकता है। और अगर इंसान अपना तारुफ़ करवाना चाहता है तो वो इंसानों के माशरे में ही इस ज़बान का इस्तेमाल करके तारुफ़ करवा सकता है। अब इंसान इसी तरह, जैसे मैंने पहले जंगल की मिसाल दी, जंगल में इंसान चला जाए और जाकर शेरों से कहे, जितने भी जानवर हैं उनको बुला के कहे भी मैं इंसान हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, वो तो इतनी देर में आपके कहते कहते आपको खा जाएंगे। तो उनको कुछ नहीं पता चलेगा कि आप क्या कह रहे हैं। तो आपने कोई भी बात कहनी है, कोई बात करनी है तो आपने इंसानों के पास आकर कहनी है और ऐसे इंसान के पास कहनी है जो कि समझ भी सकता हो। तो ज़ुबान को सोशल फिनोमिनन इसलिए कहा गया क्योंकि ज़ुबान का इस्तेमाल इंसानी माशरे के अंदर होता है, इंसान की सोसाइटी के अंदर होता है। इसके अलावा नॉन ह्यूमन सोसाइटी में लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होता, यानी इंसानी लैंग्वेज का। उसके बाद अगला लैंग्वेज का ख़ासा है कि लैंग्वेज इस सिंबॉलिक, यानी जो ज़बान है ये अलामती है। अलामत का मतलब क्या है, इसको एक मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि दिस इज़ अ कार। अब कार लफ्ज़ बोलने से आपके माइंड में क्या है? आपके माइंड में आया है कि जो 4 टायरों पे चलने वाली एक
मशीन होगी, उसके अंदर एक मोटर लगी हुई होगी, इंजन लगा हुआ होगा, उसके ऊपर फ़लाँ किस्म की फ़लाँ टाइप की और फ़लाँ कलर की बॉडी होगी, उसका अंदर यूँ होगा, बाहर यूँ होगा। तो लफ्ज़ कार बोलने से जो पूरी बॉडी आपके जहन में आ गई है, जो पूरी उसकी शक्ल उसकी आपके जहन में आ गई है, ये कहलाता है कि लैंग्वेज सिंबॉलिक, यानी किसी भी चीज़ का जो नाम है वो सिंबॉलिक है, अलामत है। इसी तरह एप्पल, अब आपको कोई कहे मैं एप्पल खा रहा हूँ, तो एप्पल का मतलब क्या है, आपके जहन में क्या आएगा कि एक रेड कलर का गोल सा एक फ्रूट है। तो जिस जिस तरह का आपने एप्पल देखा हुआ होगा वो आपके माइंड में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लैंग्वेज इज़ सिंबॉलिक इन द सेंस कि जितने भी किसी भी चीज़ के नाम हैं वो सिंबॉलिक हैं। इसी तरह कोई बंदा कहता है दिस इज़ अ बुक, अब बुक का नाम लेने से आपके जहन में क्या है कि 100, 150, 200 पेज की एक किताब होगी, उसका फ़लाँ कवर होगा, फ़लाँ टाइप का पेज होगा। तो वो सारी चीज़ें जो सिर्फ़ एक लफ्ज़ बुक बोलने से आपके माइंड में आ गई हैं, तो इसका मतलब है कि लैंग्वेज जो है वो सिंबॉलिक है। अब वो सिंबॉलिक रिटन फॉर्म में भी हो सकती है और ओरल फॉर्म में भी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ लिखी हुई हो वो बोली हुई भी हो या जो बोली हुई है वो लिखी हुई भी हो। हाँ, इन दोनों में से किसी एक सूरत में उसका होना ज़रूरी है, तभी जाकर लैंग्वेज सिंबॉलिक होगी। लैंग्वेज का नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक है कि लैंग्वेज इस सिस्टमेटिक, कि लैंग्वेज जो है ये सिस्टमाइज़ की गई होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हर लैंग्वेज के अंदर चंद सिस्टम ज़रूर होते हैं, चंद अरेंजमेंट्स होती हैं। कोई भी ज़ुबान एवं चंद लफ्ज़ों को मिला के नहीं बना दी जाती, बल्कि उसका एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर उसके अलावा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है, उसका फोनोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, सिंटैक्टिकल, सेमेंटिकल, बहुत सारे स्ट्रक्चर उसके अंदर पाए जाते हैं, तब जाके एक लैंग्वेज जो है वो सिस्टमाइज़ होती है। तो जो लफ्ज़ों के अंदर, सेंटेंस के अंदर लफ्ज़ों की अरेंजमेंट है, जो उनकी तरतीब है, उनको किसी निज़ाम के तहत मुनज़्ज़म करना, उनको एक स्ट्रक्चर में लाना, एक स्ट्रक्चर्ड वे में लाना, ये लैंग्वेज का ख़ासा है। बिल्कुल सादा सी बात है कि कोई भी लैंग्वेज एवं नहीं बना दी जाती। अब आप और मैं मिल के ऐसा नहीं कर सकते कि चंद अल्फाज किसी ज़बान के लिए, चंद किसी के लिए, चंद किसी के लिए, और चलो जी एक नई ज़बान बना दी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बल्कि अगर हमें कोई लैंग्वेज मुतारिफ़ करवानी है तो उसके लिए हमें उसका एक पूरा सिस्टम लॉन्च करना पड़ेगा। उसके अंदर ज़्यादा से बहुत सारी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए उसके अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। उसमें उसका फोनोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, सिंटैक्टिकल, उसके हर तरह के ग्रामेटिकल सिस्टम लाने पड़ेंगे। हर एक को अरेंज करना पड़ेगा, उसको एक ख़ास तरतीब में लाना पड़ेगा, एक ख़ास सिस्टम के तहत लाना पड़ेगा। उसके बाद जाकर हमारी लैंग्वेज जो है वो बोलने के और सुनने के, समझने के काबिल होगी। तो इसलिए लैंग्वेज को कहा जाता है कि लैंग्वेज इज़ सिस्टमेटिक, या लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिस्टम। जैसा कि मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मिसाल लेते हैं, कैट। अब कैट का मतलब क्या होता है? CAT, कैट। इन 3 वर्ड्स को मिलाएं तो एक लफ्ज़ बनता है जिसका मतलब एक कैट का मतलब एक जानवर है, 4 टांगों वाला है, इस तरह का उसकी शेप है, वो हमारे जहन में आ जाता है, मतलब बिल्ली। अब ये एक सिस्टम के तहत है। अगर हम इनको उल्टा कर दें, TAC, टैग कर दें, टैग, अब टैग एक बंदे को समझाना है कि तुम्हारे घर में टैग को छोड़ आया हूँ, जितना भी टैग टैग करते रहा उसको कोई समझ आएगी? नहीं आएगी ना। जब लफ्ज़ कैट बोलेंगे तब समझ आएगी, क्योंकि कैट जो है ये एक सिस्टम के तहत है, एक पूरे निज़ाम के अंदर, पूरे माहौल के अंदर ये एक सिस्टम के तहत मुतारिफ़ करवाया गया, जो कि हर बंदा पहचानता है। तो इसलिए अल्फाज का, सेंटेंसेस का और पूरी ज़ुबान का, लैंग्वेज का एक सिस्टम के तहत होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके लैंग्वेज सिस्टमाइज़ बनती है या लैंग्वेज किसी सिस्टमेटिक वे में आती है। उसके बाद लैंग्वेज का अगला करैक्टरिस्टिक है कि लैंग्वेज इज़ वोकल, के प्रिंसिपली लैंग्वेज इज़ मेड अप ऑफ वोकल साउंड्स। देयर इज़ अ फिजियोलॉजिकल आर्टिकुलेटरी मैकेनिज़्म इन ह्यूमन बॉडी, यानी इंसान के जिस्म के अंदर ज़ुबान को बोलने का एक सिस्टम रखा गया है, एक मैकेनिज़्म इंसान के अंदर लगाया गया है जिसके थ्रू इंसान बोलता है। अब देखें कि जो हमें पहले मैनूस्क्रिप्ट्स मिलते हैं, मिसाल के तौर पे इंग्लिश की लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। इसके जो एंग्लो नॉर्मन्स के दौर के या उससे पहले एंग्लो सैक्सन्स के दौर की एक ब्यूवुल्फ पोइम है, बहुत मशहूर है और बहुत पुरानी है। अगर हमें वो मिले
अब हम उसको पढ़ने लगें तो हम उसको अपनी ज़बान के मुताबिक बोलेंगे, अपनी ज़बान के मुताबिक पढ़ेंगे चाहे इंग्लिश में ही। लेकिन अब हम उस ज़बान को देख के, लिखी हुई को देख के ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये लैंग्वेज उन्होंने कैसे बोली थी जिन्होंने लिखी थी। तो लैंग्वेज के लिए बोला जाना, लैंग्वेज के लिए वोकल सिस्टम होना ज़रूरी है, क्योंकि लिखी हुई तारीर हमें तभी समझ आ सकती है जब वो हमारे माइंड में आए, और माइंड में वही चीज़ आएगी जो पहले आपने कहीं ना कहीं सुनी हो, और सुनी वही जाती है जो बोली जाती है। तो पता ये चला कि लैंग्वेज के लिए वोकल होना बेहद ज़रूरी है, तभी जाकर कोई लैंग्वेज बनेगी। अगर आप कोई सिस्टम, कोई ऐसी लैंग्वेज लॉन्च करते हैं कि जिसका सिर्फ लिखने के थ्रू काम है, आप लिख देते हैं, अगले बंदे को समझ आ जाती है, कोई नई लैंग्वेज है, तो ये कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी। उसकी वजह यह है कि लैंग्वेज में वर्बल सिस्टम ही नहीं है। अगर आप उसी ज़बान को ख़ुद बोलना चाहें तो आप ना बोल सकें तो वह लैंग्वेज नहीं है। तो पता ये चला कि लैंग्वेज के लिए वर्बल सिस्टम होना ज़रूरी है, जो कि इंसान के अंदर पहले से ही लॉन्च शुदा है। ये किसी ने बाद में नहीं लगाया, बल्कि जब इंसान पैदा होता है तो पैदा होने के साथ ही सबसे पहले रोने की आवाज़ आती है, तो मतलब पता चलता है कि इंसान का वोकल सिस्टम है, तभी जाकर इंसान बात कर सकता है। उसके बाद लैंग्वेज का अगला करैक्टरिस्टिक है कि लैंग्वेज इज़ नॉन इंस्टिंक्टिव एंड कन्वेंशनल। इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि इंसान जब पैदा होता है तो वो किसी ज़बान को बोलने की सलाहियत लेकर पैदा होता है। हर इंसान जब पैदा होता है तो कोई ना कोई लैंग्वेज बोलने की सलाहियत उसके अंदर ज़रूर होती है। अब ये उसके अंदर सलाहियत नहीं होती कि वो आते ही वो लैंग्वेज बोलना शुरू कर दे। मिसाल के तौर पे एक इंसान इंग्लिश बोलता है, या एक उर्दू बोलता है, या एक चाइनीज़ बोलता है। अब ये तीनों के तीनों पैदा होते ही ज़बानें नहीं बोलने लग गए थे, बल्कि इनके माँ बाप ने, इनके माहौल ने, इनके मुआशरे ने, इनकी सोसाइटी ने इनको ये सिखाया है कि आप किस मुआशरे में पैदा हुए हैं और इस मुआशरे के रूल के मुताबिक आपको कौन सी ज़ुबान बोलनी है। दूसरा पहलू ये है कि ज़ुबान वक्त के साथ साथ तब्दील होती है। मिसाल के तौर पे इंग्लिश लैंग्वेज ले लें तो इंग्लिश लैंग्वेज जो चौसर के दौर में, जो शेक्सपियर के दौर में थी, वो आज नहीं है, बल्कि लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती जाती है, लैंग्वेज के अंदर तब्दीली आती जाती है, जो कि वक्त के साथ साथ हर हाल में आती है। इसी तरह उर्दू की मिसाल ले लें तो जो उर्दू ज़हीरुद्दीन बाबर के दौर में बोली जाती थी, समझी जाती थी, आज वो उर्दू नहीं बोली जाती, बल्कि इसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। तो वक्त के साथ साथ ज़ुबान के अंदर तब्दीली का इम्कान ज़रूर होता है। तो दोनों पहलू समझ आ गए कि कोई भी इंसान इस सलाहियत के साथ पैदा होता है कि वो बोल सके, वो बात कर सके। और दूसरा पहलू ये है कि ज़ुबान साथ साथ वक़्त के साथ साथ तब्दील होती रहती है। ये नहीं कि कोई लैंग्वेज शुरू में इंग्लिश थी तो आहिस्ता आहिस्ता उर्दू बन गई, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है। इसका मतलब यह है कि उसके अंदर नए अल्फाज आते हैं, पुराने अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं या किसी और मानी के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसके अंदर नए नए अल्फाज आते जाते हैं जो कि वक़्त के तकाज़े के मुताबिक होना ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए लैंग्वेज नॉन इंस्ट्रक्टिव और कन्वेंशनल है। उसके बाद लैंग्वेज की अगली खसूसियत ये है कि लैंग्वेज इज़ प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव। प्रोडक्टिव का मतलब ये है कि लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स होते हैं, अटरेंसेस होती हैं, जिनके ज़रिए हम आगे बात कर सकते हैं। और क्रिएटिविटी का मतलब ये होता है कि चंद अल्फाज की मदद से आगे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना। मिसाल के तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। 26 हरूफ तहज्जी की मदद से आप लाखों, करोड़ों, अरबों अल्फाज बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अदब ले लें, लिटरेचर ले लें। अब लिटरेचर सारे का सारा इमेजिनेटिव होता है, क्योंकि जो हर अदीब है उसका एक अपना ज़ाविया नज़र है, उसका बात करने का, बात को सोचने का, इमेजिनेशन का एक अपना अंदाज़ है। तो उस अंदाज़ का जो इजहार है वो हर एक का दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। अब देखें, अल्फाज वही हैं, अल्फ़ाबेट्स वही हैं, अल्फाज से मुराद अल्फ़ाबेट्स, रूट वर्ड्स वही हैं, लेकिन उनकी मदद से आगे कितने ज़्यादा मुख्तलिफ अल्फाज जुमले बनाए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपको एक बात बताई जाती है, आपको कहा जाता है कि आपने छोटे भाई को सबक समझाना है।
अब आप क्या करते हैं कि अपने छोटे भाई को समझाने के लिए एक लाइन लेते हैं। अब वो जो एक लाइन लिखी हुई है उसकी वजाहत में आप जितने जुमले बोलते हैं, जितने ज़्यादा जुमले बोलते हैं, वो देखिए उसी एक लाइन से आगे क्रिएटिविटी है, आगे उसको प्रोडक्ट आप कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं जुमलों को। तो ये कहलाता है क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो ज़ुबान का एक रूल के तहत, एक सिस्टम के तहत बहुत सारे आगे नए अल्फाज को जन्म देना, अल्फाज से मुराद उन्हीं अल्फ़ाबेट्स को इस्तेमाल करते हुए नए जुमलों को जन्म देना, ये कहलाता है प्रोडक्टिव और क्रिएटिव। उसके बाद लैंग्वेज का अगला मेजर करैक्टरिस्टिक है कि लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। आप समझ लें कि लैंग्वेज का सबसे बड़ा मकसद ये है कि लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत के लिए इस्तेमाल होती है। वन कैन शेयर हिज फीलिंग्स, आइडियाज़, इमोशंस, बिलीव्स टू अनदर ह्यूमन बीइंग विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। इट्स ए लैंग्वेज विच हेल्प अस टू कम्युनिकेट। लैंग्वेज के बगैर हम किसी से कोई बात कर सकते हैं? यानी आपने किसी को कोई बात समझानी हो तो लैंग्वेज के थ्रू ही समझाएंगे ना। इसके अलावा कोई ऐसी मशीन तो नहीं है कि आपके माइंड में से बात को निकाल के अगले के माइंड में फ़िट कर दे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। बल्कि लैंग्वेज ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके ख़यालात को, आपके इमोशंस को, आपके जज्बात को, आपकी ख्वाहिशात को, आपकी आरा को दूसरे आपके मकसूद बंदे तक मुंतकिल करती है। तो लैंग्वेज ही एक ऐसी चीज़ है दैट इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। उसके बाद लैंग्वेज का अगला खासा ये है कि लैंग्वेज इज़ ह्यूमन स्पेसिफिक। इस पर पहले भी लैंग्वेज की डेफिनेशन में बात हो चुकी है कि लैंग्वेज इज़ ह्यूमन स्पेसिफिक। सिर्फ़ और सिर्फ इस दुनिया के अंदर इंसान ही का खासा है कि जो ज़बान को बोल सकता है, प्रोनाउंस कर सकता है। ये एक ऐसी सिफ्त है जो कि जानवरों के अंदर या किसी भी नॉन ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं पाई जाती, बल्कि ये एक ऐसी सिफ्त है, ये खुदा ताला की एक ऐसी नेमत है, एक ऐसी गॉड गिफ्टेड चीज़ है लैंग्वेज, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों के साथ ख़ास है। इंसान ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी सिर्फ इंसानों के लिए। यानी इससे इंसानों को ही बात समझाई जा सकती है। वन ह्यूमन बीइंग कैन अंडरस्टैंड द अदर ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज। तो ये बिल्कुल सादा सी बात है, इसमें कोई डिटेल की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद आखिरी करैक्टरिस्टिक कि लैंग्वेज में डुअलिटी होती है। डुअलिटी का मतलब क्या होता है? डुअलिटी का मतलब लैंग्वेज के अंदर दो सिस्टम होते हैं। दो सिस्टम यानी टू प्रॉपर्टीज़। पहली फोनेटिक्स एंड दूसरी सिमेंटिक। फोनेटिक्स का मतलब यह है कि लैंग्वेज बोली जाती है। सिमेंटिक का मतलब यह है कि उसका मीनिंग है। यानी हम कोई भी बात करते हैं तो एक है हम बात कर रहे हैं, दूसरा उससे एक मीनिंग कन्वे हो रहा है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कैट। अब कैट कितने अल्फाज से मिलकर बना है? CAT, कैट 3 हरूफ से मिलकर बना है ना। अब इधर एक मैंने लफ्ज़ बोला, दूसरा आपने उसका मीनिंग मुराद ले लिया, तो ये कहलाता है डुअलिटी। अब इसी तरह कैट की बजाय मैं बैट बोल दूँ, सी की जगह पे बी लगा दूँ तो बैट। अब कैट की जगह पे आपके माइंड में एक बैट आ जाएगा जो कि एक लकड़ी का बनाया गया होता है। तो सादा सा मतलब डुअलिटी का ये हुआ कि लैंग्वेज की 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि लैंग्वेज के अंदर वोकल सिस्टम है यानी फोनेटिक सिस्टम है, और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि लैंग्वेज के अंदर सिमेंटिक सिस्टम है यानी मीनिंग वाला सिस्टम है। बात को मानन कैसे मुराद लेना है वो इसके अंदर सिस्टम है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सारे लैंग्वेज के करैक्टरिस्टिक्स क्लियर हैं जो मैंने पढ़ाए हैं। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि आसान से आसान तरीन अल्फाज का इस्तेमाल करके नहायत अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश करूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गया हूँगा। अगर आपको मुकम्मल समझ आ गई है तो वेल एंड डन। अगर आपको समझ नहीं आई या कोई इशू है किसी बात में तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।